तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। देखो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की हम बात कर रहे हैं। इसका इतिहास अगर मैं आपको बताऊं तो पहला जो इसका संस्करण है वो 2020 में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। फिर 2021 वाला कोरोना वगैरह आ गया था, तो 2021 वाला 2022 में हुआ था बंगलुरु में। 2022 वाला 2023 में हुआ था उत्तर प्रदेश में। और अब 2023 वाला ये 2024 में हो रहा है, कहाँ पे? असम में। इस बार ये इसका चौथा संस्करण है, ध्यान में रखना। और कहाँ पे हो रहा है मैंने आपको बता दिया, असम के गुवाहाटी में जो सरुसजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहां पे इसका आयोजन हुआ। इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी है, जो रिप्रेजेंट करता है एक तितली को। 19 से लेकर 29 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ और इसमें टॉप पे रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। 32 गोल्ड, 18 सिल्वर, 21 ब्रोंज यानी कि टोटल 71 मेडल इसने जीते हैं। वहीं दूसरे स्थान पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा, तो तीसरे पे गुरु नानक यूनिवर्सिटी। फिर अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 ये कहां पर होंगे? तो ये हो जाएंगे बीजिंग, चाइना में। तो 2027 वाले हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा बीजिंग, चाइना। और आप ये भी कह सकते हो कि बीजिंग ये दूसरी बार वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को होस्ट करेगा, क्योंकि इससे पहले ये 2015 में भी कर चुका है। 2023 की बात करें तो इसका टॉप जो देश है वो जम्मू कश्मीर था। और इसी तरह से 2023 वाले में जो हेडक्वार्टर था वो 19वां था, कहाँ पे हुआ था? वो बुडापेस्ट, हंगरी में। तो अभी तक देखो 2023 वाले हुए वो मैंने आपको बता दिया, बुडापेस्ट हंगरी में हुए थे। उसके बाद 2025 वाले हमने देखा, और 2000 वाले जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है वो होंगे बीजिंग में। वहीं अगर हम वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, जिसकी स्थापना होती है 1912 में, हेडक्वार्टर है सेबेस्टियन कोए। वहीं अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें तो स्थापना होती है 1912 में, हेडक्वार्टर है मोनाको में और इसके हेड है सेबेस्टियन कोए। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी पहली बार यूईएफए वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब किस देश ने जीता? तो आंसर होगा स्पेन ने। तो यूईएफए वुमेन्स नेशन फुटबॉल लीग 2023-24 ये इसका पहला संस्करण है, पहली बार ये हुआ है, तो ध्यान में रखना। कहां पे हुआ? स्पेन में हुआ। और फाइनल भी स्पेन और फ्रांस के बीच में हुआ। इसको स्पेन ने जीता, उप विजेता फ्रांस रहा। यूईएफए का मतलब हो गया यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, ये तो महिलाओं का संस्करण है जो पहली बार हुआ ये वाला। इसमें पुरुषों का जो मैच था जो 2023 में हुआ था, जिसे आप कहोगे यूईएफए मेंस नेशंस फुटबॉल लीग, वो नीदरलैंड में हुआ था और उसको भी स्पेन ने ही जीता था। वहां पे उन्होंने क्रोएशिया को हराया था। तो महिलाओं वाला पहली बार हुआ अभी, उसको स्पेन ने जीता। और पिछली बार जो पुरुषों का हुआ था उसको भी स्पेन ने ही जीता था। तो आपके लिए याद रखना आसान रहेगा। अच्छा, तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का 10वां सीजन किस टीम ने जीत लिया है? तो आंसर होगा पुनेरी पल्टन ने। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रो कबड्डी लीग की, और ये 2023 का है, ये 10वां सीजन। ये भी 2024 में हुआ हालांकि, लेकिन है ये 2023 का। कौन सा सीजन है? 10वां सीजन है। किसने जीता ये बात करेंगे। पुनेरी पल्टन ने जीता, पहली बार इसने ये खिताब जीता है। और इसने फाइनल में किसे हराया? हरियाणा स्टीलर्स को हराया। इसका फाइनल ये हैदराबाद में खेला गया था। और मैं आपको बता दूं, इसका जो पहला सीजन हुआ था वो 2014 में हुआ था। और अभी तक मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी रही है? पटना पायरेट्स रही है, क्योंकि वो इसे 3 बार अभी तक जीत चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण या 10वां सीजन किसने जीता? पुनेरी पल्टन ने जीता है। अभी आपको याद होगा, अभी 2023 में जो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था उसको भारत ने जीता था, ईरान को हरा करके, जो कि कहां पे हुआ था? साउथ कोरिया में। उसके अलावा याद रखना, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में जो होगा वो इंग्लैंड में होगा। और अभी जो एशियन गेम्स हुए थे 19वां संस्करण था, चाइना के हांगजाओ में हुए थे। तो उसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम हो गई या भारतीय पुरुष कबड्डी टीम हो गई, दोनों ने गोल्ड जीता था। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि आरबीआई के द्वारा मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2024 की थीम क्या है? तो आंसर होगा सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। तो अभी आरबीआई ने 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2024 तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया। मनाने का उद्देश्य नागरिकों के बीच वित्तीय साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देना।
और इस बार की थीम है सही शुरुआत करें, वित्तीय रूप से स्मार्ट बने। और आरबीआई इस सप्ताह को 2016 से बनाता आ रहा है। देखो, आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को और मुंबई में इसका मुख्यालय हो गया। वैसे अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है, यंग हेल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 को। वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। अगर पूछूं इससे पहले 24वें नंबर के कौन थे तो उर्जित पटेल थे। अगर पूछूं पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन रहे तो ऑस्बर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर पूछेंगे तो आंसर होगा सीडी देशमुख थे। ये आरबीआई का लोगो हो गया। इसमें आरबीआई के लोगो में एक पेड़ आपको मिलेगा, पाम ट्री जिसे बोलते हैं, ताड़ का पेड़। एक जानवर हो गया, रॉयल बंगाल टाइगर है। तो आरबीआई से इतने स्टैटिक आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो आंसर होगा 1 मार्च को। तो हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करना। थीम क्या है? हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना। आपको बता दूं, पहली बार इस दिवस को हमने 2014 में मनाया था। अच्छा, वैसे 1 मार्च को एक और हम दिवस मना रहे हैं, विश्व समुद्री घास दिवस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है थोड़ी, क्योंकि 2023 में ही हमने इसको मनाना शुरू किया। तो इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। थीम क्या है? स्वस्थ समुद्री घास, स्वस्थ ग्रह। और एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से कि इस दिन को मनाने का प्रस्ताव किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्तुत किया था? तो आंसर होगा श्रीलंका ने। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। तो हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2014 में मनाया गया था। और इस बार की थीम की अगर बात करेंगे तो वो है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लेनेट। वैसे थोड़ी बड़ी थीम है, लेकिन आप इतना ध्यान रखो, आपका काम हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 मार्च को। तो हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनाए जाने का उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जनता को जागरूक करना। और 4 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 4 मार्च 1972 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, जिसका काम क्या है? इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का काम क्या है? दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता फैलाना। वैसे 4 मार्च को एक और दिवस होता है, विश्व मोटापा दिवस, वर्ल्ड ओबेसिटी डे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी को। तो अभी दलजीत सिंह चौधरी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। अब आप लोग कहोगे कि अरे दलजीत सिंह चौधरी, ये तो वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल हैं, अभी कुछ समय पहले ही बने थे। तो हाँ, वो याद रखना, सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल है। पर अभी उन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया और इस तरह से उन्होंने M.A. गणपति का स्थान लिया है, जो अभी 29 फरवरी को रिटायर्ड हो गए। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात कर लें तो ये गृह मंत्रालय के तहत एक आतंकवाद विरोधी इकाई है, जिसकी स्थापना 1984 में होती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर्मियों को ब्लैक कैट भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया? तो आंसर होगा अनुराग अग्रवाल को। तो अभी IPS अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अनुराग अग्रवाल 1998 बैच के असम मेघालय कैडर के IPS अधिकारी हैं और अब वे संसद भवन की सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख होंगे। तो अनुराग अग्रवाल का नाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी ये नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई साहब, जैसे कि अजय मणिकराव खानविलकर अभी भारत के नए लोकपाल बने थे, अनीश शाह फिक्की के नए हेड बने और अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि 16वें वित्त आयोग के सचिव बने थे ऋत्विक रंजनम पांडे, इनका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में DGCA इसकी उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो आंसर होगा श्वेता सिंह। तो कैप्टन श्वेता सिंह ये भारतीय उड़ान सुरक्षा की पहली महिला प्रमुख बनी है और इस प्रकार वो पहली महिला उड़ान संचालन निरीक्षक, इंग्लिश में बोलोगे तो चीफ
फ्लाइट ऑपरेशंस इंस्पेक्टर बन गई हैं। DGCA मतलब हो गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो DGCA की सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन होती है या टॉप पोस्ट होती है, उसी पे अपॉइंट होने वाली ये पहली महिला बनी है। इनका नाम है श्वेता सिंह। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की बुक को किसके द्वारा लिखा गया? तो आंसर होगा PS श्रीधरन पिल्लई। अब आप जानते हो PS श्रीधरन पिल्लई कौन है? गोवा के वर्तमान में गवर्नर हैं। गोवा के 19वें गवर्नर हैं ये। PS श्रीधरन पिल्लई इनका नाम है। और अभी इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। तो इस बुक में उन्होंने केशवानंद भारती बनाम सन्यासी मामले पर प्रकाश डाला है, जिसका फैसला 13 न्यायाधीशों की पीठ ने सुनाया था। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्वेलोइंग द सन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। तो लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी कौन है, पहले तो ये जानो। तो ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव है और केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी जी, ये उनकी धर्मपत्नी है। और अभी इन्होंने ही ये अपनी पहली बुक लॉन्च की है जिसका नाम है स्वेलोइंग द सन। तो इस बुक में उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक विरासत के विषयों पर प्रकाश डाला है, उसके बारे में मतलब इस बुक में लिखा है इन्होंने। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुल्रोनी का निधन हो गया? तो आंसर होगा कनाडा। तो अभी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये ब्रायन मुल्रोनी, जिनका अभी 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे 1984 में कंजर्वेटिव पार्टी से कनाडा के 18वें प्रधानमंत्री बने थे। देखो, कनाडा की कैपिटल ओटावा होती है, करेंसी है कनेडियन डॉलर और प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया? तो ये भी उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अजीज कुरैशी, और ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि टोटल 3 राज्यों के ये राज्यपाल रह चुके थे। कौन कौन से 3 राज्य? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम। लेकिन अभी इनका निधन हो गया। तो देखो, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी फरवरी 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं, लेपर्ड हैं? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो ये तेंदुआ रिपोर्ट 2022 की है, जिसे जारी अभी 2024 में किया गया। किसने जारी किया? केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। आप जानते हो ना, हमारे पर्यावरण मंत्री, एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव हैं। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2022। तो इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? 13,874, 13,874 है। और सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है, 3,907 है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर कर्नाटक में है। इसीलिए तो मध्य प्रदेश को लेपर्ड स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब आप कहोगे कि मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा टाइगर भी हैं, इसीलिए तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और तेंदुओं को IUCN के रेड डेटा बुक में भी शामिल किया गया है। IUN, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही पहली बार हिम तेंदुआ रिपोर्ट भी आई थी, स्नो लेपर्ड के ऊपर रिपोर्ट आई थी, फर्स्ट टाइम जारी की गई थी। उसमें बताए गए थे टोटल भारत में स्नो लेपर्ड्स कितने हैं, हिम तेंदुए कितने हैं? तो 718 है। और सबसे ज्यादा लद्दाख में है कितने? 477। और सबसे कम जम्मू कश्मीर में मिलेंगे आपको मात्र 9। और पिछले साल टाइगर रिपोर्ट आई थी और उसके अनुसार भारत में टोटल टाइगर बताए गए थे 3,167। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बताए गए थे 785। तो देखो, तीनों तरह की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी है। हमारी जो मेन क्वेश्चन वाली रिपोर्ट थी वो तेंदुआ रिपोर्ट थी, बाकी मैंने हिम तेंदुआ और टाइगर रिपोर्ट आपको रिवाइज करवा दी है साथ में, ये आपको ध्यान। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में बायो एशिया का 21वां संस्करण ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो ये एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन है जिसका नाम है बायो एशिया 2024। अभी 24 फरवरी 2024 को ही इसका आयोजन किया गया, हैदराबाद में किया गया। इसका उद्घाटन किया तेलंगाना के जो नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी साहब ने। और इसकी थीम है डेटा एंड AI रीडिफाइनिंग पॉसिबिलिटीज। और इस कॉन्क्लेव में बायोटेक और बायोफार्मा कंपनियों ने भाग लिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी ने। तो इस वर्ष के रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता ये पंकज कुमार चटर्जी हैं।
मतलब इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। उन्होंने जीन डैनियल बॉल्टसेट के ले दीवान डी स्टालिन जो पुस्तक है उसका बंगाली में अनुवाद किया था, जिसका टाइटल है स्टालिन दीवान। और ये दूसरी बार है जब किसी बंगाली अनुवाद को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सिंपल सा याद रखेंगे 2024 का ये रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार किसने जीता, तो आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी 1 मार्च 2024 को कहाँ पे तवी महोत्सव का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो अभी 1 मार्च 2024 को ही जम्मू कश्मीर में ये तवी महोत्सव मनाया गया। इसमें जम्मू क्षेत्र की कला, संस्कृति और विरासत का प्रदर्शन किया जाता है। ये 4 दिवसीय त्योहार है, 4 दिनों तक इसे मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय ने। हाँ, तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्वयं प्लस पोर्टल को, इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का, तो कॉलेज के छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। मतलब इसमें इंडस्ट्री के ज़रूरतों के मुताबिक इसमें कोर्स शामिल किए जाएंगे ताकि बच्चों को किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें इंडस्ट्री की ज़रूरत के अनुरूप तैयार किया जा सके। एक लाइन में बोलूं तो आप समझ पा रहे होंगे, उनका स्किल डेवलपमेंट करना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किनके नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू। तो अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूबी लाल धब्बे वाले हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई समुद्री प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति की खोज पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर हुई है और इस प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया। क्या नाम रखा, तो मेलनोक्लेमिस द्रौपदी इसका नाम रखा है। ये प्रजाति दुनिया में कहीं पे भी नहीं पाई जाती और आप कह सकते हो ये एक छोटा अकशेरुकी प्राणी है। अकशेरुकी का मतलब हो गया जिनकी पीठ की हड्डी नहीं होती और इनकी अधिकतम लंबाई 7 mm तक होती है। ये भूरे काले रंग के होते हैं और पिछले सिरे पर रूबी लाल धब्बा होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो इसको खोजा था किसने, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, जिसकी स्थापना होती है 1916 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इसके हेड की बात करेंगे तो कौन है, धृति बनर्जी है। तो याद होगा ये इस पद पर आने वाली पहली महिला भी हैं, धृति बनर्जी। फिर आपसे पूछ रहे हैं अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा भारत में। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी 29 फरवरी 2024 को इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है और इस अलायंस का, इस गठबंधन का मुख्यालय ये भारत में होगा, ये जरूर आप ध्यान में रखना। तो इसे 2023-24 से लेकर 2027-28 तक यानी कि 5 सालों की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता मिलेगी। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करें तो इसे बनाने का उद्देश्य तो बाघों और बड़ी बिल्ली परिवार के अन्य प्रजातियों तथा इसकी अनेक लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जब टाइगर डे मनाया गया था उस मौके पर इसकी घोषणा की थी। और याद रखना 96 देश इस गठबंधन का, इस अलायंस का हिस्सा होंगे। और वैसे भारत से आपको बता दूं कि केवल एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा भारत में। मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चलो फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने पशु कल्याण पहल जिसका नाम है वंतारा, इसकी शुरुआत की है, तो आंसर होगा रिलायंस ने। तो अभी 26 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन ने अपने वंतारा प्रोग्राम की घोषणा की है। वंतारा इसका अर्थ होता है जंगल के सितारे। तो इस पहल का उद्देश्य है देश और विदेश में जानवरों का बचाव करना, उनका उपचार करना, देखभाल और पुनर्वास करना। तो अभी गुजरात में रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के अंदर 3000 एकड़ में ये फैला हुआ है। यहाँ 200 से ज्यादा हाथी, 300 से ज्यादा तेंदुए, बाघ, शेर समेत अन्य जंगली जीव रखे गए हैं। तो ये एक पशु कल्याण पहल है जिसका नाम वंतारा है। इसको शुरू किया है रिलायंस ने, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो एक्सरसाइज का नाम है समुद्र लक्ष्मण। ये एक नेवल एक्सरसाइज यानी कि समुद्री अभ्यास है। किसके बीच हुआ, भारत और मलेशिया के बीच हुआ। 2024 में ये इसका तीसरा संस्करण है।
पूछोगे कहाँ पे हुआ, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में यह हुआ 28 फरवरी से लेकर अभी 2 मार्च 2024 तक हुआ। और इसमें भारतीय सेना के जहाज किल्टन ने इस एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। अच्छा, मलेशिया के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो हरिमऊ शक्ति करते हैं और उदार शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज ये हम किस देश के साथ में करते हैं। जैसे कि कैपिटल होती है कुआलालंपुर, करेंसी है मलेशियन रिंगिट और प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चापचार कुट महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा मिजोरम में। तो अभी 1 मार्च 2024 को मिजोरम में ये चापचार कुट महोत्सव मनाया गया। तो मिजो जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। चापचार कुट को वसंत उत्सव की तरह ही मनाया जाता है, जिसे आमतौर पर झूम की खेती के पूरे होने के बाद मनाया जाता है। झूम खेती जिसे स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर के रूप में भी जाना जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया, तो आंसर होगा झारखंड में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है और इस प्लांट को बनाने में लागत आई है 9.47 करोड़ रुपीस। तो ध्यान रखना ये सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट कहां पर है, झारखंड में आपको मिलेगा। मोदी जी ने उद्घाटन किया है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाले किस नदी के पानी को रोक दिया, तो आंसर होगा रावी। तो भारत ने आखिरकार पाकिस्तान की ओर जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया। अच्छा, मैं आगे कुछ और पॉइंट्स में आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के देखरेख में 1960 में हुई सिंधु जल संधि के तहत रावी, सतलज और ब्यास नदियों पर भारत का विशेष अधिकार है, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। मतलब सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी पे हम कोई रोक टोक नहीं कर सकते, लेकिन रावी, सतलज और ब्यास को हम रोक सकते हैं, इस पे हमारा विशेषाधिकार है। लेकिन रावी नदी का पानी अभी तक पाकिस्तान को क्यों जा रहा था, ये प्रश्न आपके मन में आ सकता है। अगर ऐसी बात है तो एक्चुअली में रावी नदी पर शाहपुर कंडी बैराज यानी कि शाहपुर कंडी डैम बनना था, पर जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में विवाद हो रहा था, उस कारण से ये डैम नहीं बन पाया और उसी कारण से पाकिस्तान में पानी जाता रहा। फिर 2018 में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच में सुलह कराई, समझौता करवाया और फिर बांध बनना स्टार्ट हुआ और अब फाइनली बांध बन गया है। तो अब तक जो पानी, इसका जो पानी है वो पाकिस्तान को जा रहा था, अब हम लोग करेंगे, मतलब जम्मू कश्मीर, पंजाब और कुछ का राजस्थान भी इसका उपयोग करेगा। तो रावी नदी की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में इसका नाम परुषणी हुआ करता था, लाहौर नदी भी इसे कहते हैं और अमृतसर और गुरदासपुर की सीमा ये बनाती है। किस की ये सहायक नदी है, तो सिंधु की ये सहायक नदी है। और इसका उद्गम की बात करेंगे तो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में रोहतांग दर्रे के पास इसका उद्गम स्थल है। दर्रा मतलब माउंटेन। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित वशोराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली परीक्षण ये कहां पे किया, तो आंसर होगा चांदीपुर में। तो वशोराद ये क्या है, तो ये एक अत्यधिक कम दूरी का पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। वशोराद इसको शॉर्ट में हम पढ़ते हैं, वैसे इसका फुल फॉर्म है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। और अभी डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया। इसकी रेंज कितनी हो सकती है, हमने कहा ना नाम में क्या है इसका, वेरी शॉर्ट रेंज, तो बहुत कम रेंज है इसकी। मैक्सिमम इसकी जो रेंज है वो 6 किलोमीटर की है। ये दुश्मन के विमानों, ड्रोन और हेलीकॉप्टरों को बहुत कम दूरी पर नष्ट करने के लिए तैयार की गई है। और अगर स्पीड आप पूछोगे तो इसकी स्पीड 1.5 मैक है। मैक मैंने आपको बताया कई बार, साउंड की जो स्पीड होती है उसको हम 1 मैक कहते हैं। तो ये 1.5 मैक है, तो आप कह सकते हो साउंड की स्पीड का ये 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछोगे तो लगभग 1800 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। देखो, डीआरडीओ मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने की मंजूरी दी गई, तो आंसर होगा 75,021 करोड़ रुपए। आपको याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था मोदी जी ने 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। तो इसमें 75,021 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसकी अभी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो मतलब अब आप अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगा पाओगे और सरकार उस पर सब्सिडी भी देगा। कितनी, तो मैक्सिमम 78,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिल सकेगी। आप अपने घरों पे
1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का या फिर 3 किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगा सकोगे। तो ये आप ध्यान में रखना। कितने रुपए मंजूर किए गए इस योजना के लिए? 75,021 करोड़ रुपए। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य की चांदी तारकशी को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो कटक उड़ीसा की मशहूर चांदी तारकशी है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया। और चांदी तारकशी मतलब तो समझ में आ रहा है ना, मतलब आपने ज्वेलरी देखी होगी, आभूषण देखे होंगे, उसमें चांदी का बहुत बारीक काम किया जाता है तारों की सहायता से, तो उसे चांदी तारकशी कहा जाता है। तो उसी को अभी जीआई टैग मिला है। कहाँ की है? उड़ीसा की, मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक और अभी जीआई टैग मिला एक और प्रोडक्ट को, त्रिपुरा के आदिवासी पहनावा है जिसे रीसा कहा जाता है, इसको भी अभी जीआई टैग मिला है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में रशिया के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह जिसका नाम है पार्स-1, इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया? तो यह है ईरान का। तो रशिया की स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस, जिसने अभी ईरान के इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट का नाम है पार्स-1। ये एक इमेजिंग सैटेलाइट है, तो आप नाम से पता कर सकते हो, नाम से पता लग रहा होगा, ये अर्थ की इमेजेस लेने का काम करेंगी। और इसको रशिया ने लॉन्च किया। किस रॉकेट से लॉन्च किया? सोयूज रॉकेट से या सोयूज लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया, ये ध्यान में रखना। अच्छा, आपको याद होगा अभी चांद पे पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा बना था? तो आप सब आंसर कर दोगे, जापान बना था। और भारत चौथा देश बना था। लेकिन भारत की खासियत क्या है कि चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था। और अभी हमने पढ़ा था कि चांद के साउथ पोल पे एक और देश पहुंच गया है। कौन सा? अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका का नासा नहीं पहुंचा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में ही एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, उसका लैंडर पहुंचा है चांद के साउथ पोल पे, लेकिन है तो वो अमेरिका की ही कंपनी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चांद के साउथ पोल पे पहुंचने वाला दूसरा देश बन गया है अमेरिका। और उस प्राइवेट कंपनी का नाम भी मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे जो उसका लैंडर पहुंचा है उसका नाम भी याद में रखना, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। देखो भैया, तो उस लैंडर का नाम तो हो गया ऑडेसियस, और उस कंपनी का नाम हो गया इंट्यूटिव मशीन्स। मैंने यहाँ पे स्पेलिंग लिख दी है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो आप इसको खुद से पढ़ लेना, इंट्यूटिव मशीन्स इसको बोलेंगे। बाकी ईरान की बात करेंगे तो ईरान की कैपिटल तेहरान हो गई है, करेंसी तोमान हो गई है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम राइस। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि विश्व बैंक जलवायु निधि पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा गोवा। अच्छा, तो जैसा कि नाम से क्लियर है, वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड, तो क्लाइमेट को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा एक फंड दिया जा रहा है, उसी का नाम है वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड। और अभी ये दिया गया भारत के गोवा राज्य को, और इस तरह से ये वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड को पाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है गोवा। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी वर्ल्ड बैंक के इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट का आयोजन ये गोवा की कैपिटल अभी पणजी में हुआ, और इसी दौरान गोवा सरकार और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जलवायु कार्रवाई के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया। उद्देश्य क्या है? मैंने आपको बताया, कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास को बढ़ावा देना। अब वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। अभी किसी एग्जाम में अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा गया था, जो कि कौन है? अजय बंगा है। तो ये फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर चालू करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इलेक्ट्रोलाइजर क्या है? ऐसे समझो, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से पानी या किसी दूसरे कंपोनेंट्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में, यानी कि उसके घटकों में, मतलब जिससे वो मिलके बना है, उसमें वो तोड़ देती है। उदाहरण के रूप पे जैसे मैं आपको समझाऊं, वाटर का आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना है जैसे, तो इलेक्ट्रोलाइजर में करंट आपको पास करना होगा। तो आपको पता है वाटर मतलब H2O, तो उसके घटक क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके कंपोनेंट क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन आपको अलग मिल जाएगा। तो ये काम करता है ये। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। अब दो प्रश्न तो बिल्कुल बेसिक बन जाएंगे, कब लॉन्च हुई थी और कहां से? तो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च होती है रांची झारखंड से। और अभी 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है, जो कि पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा राज्य भी है। उत्तर प्रदेश आंसर होगा। क्या होता है इसमें, आप सबको पता है, हर फैमिली को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है, स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।